सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बजट की मौसम चल रहा है, एक तो गर्मी का मौसम चल रहा होता है, उसके साथ साथ आजकल बजट का मौसम चल रहा है। पंजाब का बजट कल आना था, लेकिन जिस तरह से हंगामा आराई हुई है ऑपोजिशन की जानिब से, बजट नहीं आ सका है। तो उम्मीद करते हैं कि आज पंजाब का बजट आ जाएगा और सिंध का बजट भी आज आ जाएगा। अलबत्ता केपीके का बजट आ गया है और उन्होंने हर डिपार्टमेंट को मद्देनजर रखते हुए बहुत अच्छा बजट पेश किया है। बजट मैं तकरीबन पिछले 15-20 साल से कवर कर रहा हूँ वर्दा, और मुझे बजट नंबर फजिंग लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि बजट में बहुत सारे आदाद शुमार आपके सामने रख दिए जाते हैं, पर हकीकत उसके बरक्स होती है। जो अमाउंट्स रखे जाते हैं डेवलपमेंट के लिए, PHDP हो, एनुअल डेवलपमेंट प्लान हो, या किसी भी मद में, सूबाई मद में, NFC अवार्ड के मद में जो मिलते हैं सूबों को 18वीं तरमीम के बाद, वो खर्च कैसे होते हैं? क्या वो अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं? क्या वो जिस मकसद के लिए पैसे मुख्तस किए गए हैं, क्या वो मकसद पूरा होता है? हकीकत आप देखने जाते हैं ग्राउंड पे तो मालूम पड़ता है कि जी 100 रुपए दिए गए थे किसी प्रोजेक्ट के लिए, 10-20 रुपए मुश्किल से लग गए, 80 रुपए चले गए। शान सही साहब ने हमें ज्वाइन किया। मायने मुआशियात टू दुनिया बोल है। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई लाइक टू आस्क यू वाज दैट इस वक्त मईशत हमारी क्या डिफॉल्ट कर गई है, करने वाली है? जो पावर सेक्टर के नंबर्स मिफ्ता इस्माइल साहब ने बताया कि पावर सेक्टर 1500, और अब सिर्फ हमारा बिजली का डिपार्टमेंट खसारा कर रहा है, 500 के करीब गैस का डिपार्टमेंट खसारा कर रहा है। जब इतना खसारा हो कि हम अपना सर्कुलर डेट कंट्रोल ना कर सकें, डॉलर की हम जानते हैं इस वक्त हाई पे पहुंच चुका है, 203, 204 पे ट्रेड हो रहा है इंटर बैंक में। आप कैसे देखते हैं सूरत हाल को? थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। जो इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन है वो बड़ी, एक कैसे कहना चाहिए, बड़ी डायर है और बड़ी डेंजरस लेवल पर है। और जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि अगले 45 से 60 दिन पाकिस्तान के लिए बड़े क्रिटिकल है। ओके। और क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं। ऑप्शंस ये हैं कि अगर अगले 3 से 4 महीने में हम अपनी एक्सपोर्ट्स नंबर जो है वो 3 से 4 बिलियन डॉलर्स रखें, और हमारी जो रेमिटेंसेस हैं ऑन दी एवरेज 3 बिलियन डॉलर्स आएँ, जो तकरीबन 12 बिलियन डॉलर्स हो जाएंगी 4 महीने में, तो हमें कुछ कुशन मिल जाएगा डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए। अगर वो हमें ना मिले तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब है कि आपके पास डॉलर्स नहीं होंगे, क्योंकि इस वक्त ना चाइना, ना सऊदी अरेबिया, ना UAE आपको डॉलर या आपको कोई बेल आउट करने के लिए तैयार है। ये एक बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। और जून में नॉर्मली आपकी पेमेंट्स होती हैं ऑयल की, और इस वक्त हमारे जो रिजर्व्स हैं वो खाली 10 बिलियन से भी कम के रह गए। और अगर हमने 3 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व या 4 बिलियन के दे दिए ऑयल पेमेंट्स में, और ऑयल प्राइसेस बढ़ने जा रही हैं, तो हमारे पास खाली 5 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व रह जाएंगे। तो जो सिचुएशन होने जा रही है, आपकी होस्ट ने बड़ा प्रैग्मेटिक सिनेरियो दिया है, और ये काफ़ी लोग अब बात करना शुरू हो गए हैं कि पिछले साल लेबनान में एग्जैक्टली यही हुआ था। अ परफेक्ट केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान। हुआ ये था कि वहाँ पर पेट्रोल की प्राइसेस उन्होंने बढ़ाना शुरू की, उसके बाद उन्होंने टैक्सेस रेज करना शुरू किए, लोग रोडों पे आना शुरू हो गए, उसके बाद वहाँ पर फूड क्राइसिस हुआ, और फिर वहाँ के सेंट्रल बैंक ने मॉरिटोरियम लगा दिया। मॉरिटोरियम का क्या मतलब है कि अगर आपके इस वक्त किसी भी पाकिस्तानी बैंक में 1 करोड़ या 2 करोड़ या इवन 1 लाख पड़े हुए हैं, तो सेंट्रल बैंक आपको उस पर कहेगा कि आप ऑन दी एवरेज ATM से 5,000 रुपये या 3,000 रुपये या व्हाटएवर से ज़्यादा निकाल ही सकते। सो इमेजिन आपके पास 1 करोड़ रुपये पड़ा हुआ है और आप वो पैसे अपने नहीं निकलवा सकते, खाली आप अपने पैसे देख सकते हैं। ये सिनेरियो 30 जून 2015 को ग्रीस में हुआ था, जब ग्रीस के सेंट्रल बैंक ने कहा था कि आप 60 यूरोस से ज्यादा नहीं निकलवा सकते, और जिनके करोड़ों के पैसे पड़े हुए थे, 100 मिलियन यूरोस और 100 मिलियन डॉलर्स, वो सारे स्टक हो गए। तो पाकिस्तान में भी ये सिनेरियो जो है होने जा रहा है, और जिस हिसाब से हमारे बड़े नॉन सीरियस इमेच्योर फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बातें करते हैं, मुझे तो हंसी आती है। फिर हम कहते हैं पाकिस्तानियों पे लोग हंसते क्यों हैं, जब इस किस्म से आप नॉन प्रिपेयर्ड होके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और पूछेंगे कि जी हमने तो 7 बिलियन डॉलर का लोन ऐड ही नहीं किया था, तो लोग आप पे हंसे नहीं करेंगे, और फिर और क्या करेंगे। सो राइट नाउ इफ आई वर टू टेल यू, पाकिस्तान इज इन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। और जो लोगों से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मलेशिया, सिंगापुर के डायोस्पोरा से मैं बात करता हूँ, पाकिस्तानी से, मेरी फैमिली पाकिस्तान में रहती है,
there is a sense of despondency. तो शान साहब, इसका सोल्यूशन क्या है? आखिर में ये बात हम सब जानते हैं, हमें ये भी पता है कि IMF अब भी हमसे खुश नहीं है, वो अब भी जो है वो देने का नहीं है, किस्त देने के लिए दरजामंद नहीं है। वो मजीद कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाए। मिफ्ता इस्माइल साहब ये ऑलरेडी कह चुके हैं कि अभी पेट्रोल और बढ़ेगा। तो इस सारी सिचुएशन का हल क्या है, सोल्यूशन क्या दिखता है आपको? मैंने आपके 10 जून में प्री बजट के एक प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान को इस वक्त मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए। जो ममालिक में FDI आ रही है या जो ममालिक में इन्वेस्टमेंट आ रही है, जहां लोग जा रहे हैं, वहां पर एक फिनोमेना है, एक वेरिएबल है, वो है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होती है? व्हेन यू हैव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मेरा ख्याल है टाइम आ गया है कि हमारे सारे स्टेक होल्डर्स को मिल के बैठ के बात करना चाहिए कि पाकिस्तान को किस तरह इस सिचुएशन से निकाला जाए। तो शान साहब, ये बात आप अग्री करते हैं कि एंगेजमेंट स्ट्रेटजी नहीं होगी तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान इकोनॉमिक डिफॉल्ट की तरफ चला जाएगा। सही शान साहब, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस बात पर अग्री करते हैं कि जो ये रिजीम चेंज आया है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आई है हमारे मुल्क में, उसकी वजह से मौशी हालात और मजीद खराब हो गए हैं हमारे, जिसकी वजह से किसी को भी हम पे भरोसा नहीं रहा। एब्सोल्युटली, जब से ये गवर्नमेंट आई है 9 अप्रैल से आज तक इकोनॉमी का बिल्कुल पट्टा बैठ गया और स्टॉक एक्सचेंज आपके सामने है। रुपए की कदर में रोज बरोज जो है वो गिराव हो रहा है। अगर आप पिछले मई में देखें, पाकिस्तानी जो रुपया है वो डॉलर के अगेंस्ट 152 पे ट्रेड कर रहा था और आज जो है 203, 204 पे, तो 34% जो है रुपया जो है डेप्रिशिएट कर गया। तो मेरा ख्याल है अगर इसी तरह चलता रहा तो इकोनॉमिक कॉस्ट जो इस रिजीम चेंज की आई है वो पाकिस्तान को तकरीबन 20 से 25 बिलियन डॉलर का उसने जो है नुकसान पहुंचाया। शान साहब, सवाल अब आपसे ये है कि हम डिफॉल्ट से इतना डरते क्यों हैं? तारीख में 100 से ज़ायद ऐसे मुल्क हैं जो डिफॉल्ट होकर आज दुनिया की सुपर पावर्स बने हुए हैं, इकोनॉमिक पावर्स बने हुए हैं। हम क्यों डिफॉल्ट से इतना डरते हैं? इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट था कि अगर हम डिफॉल्ट कर गए तो हमसे हमारी न्यूक्लियर ताकत ले ली जाएगी। क्या होगा अगर हम डिफॉल्ट कर जाएंगे शान सईद साहब? अगर हम डिफॉल्ट कर गए तो सबसे बड़ा जो वेरिएबल ये होगा कि आपकी जो बोरिंग होगी, इंटरनेशनल बोरिंग, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होंगे जब आप डिफॉल्ट कर जाएंगे, तो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं वो इस पर प्रीमियम मांगेंगे और जब आप प्रीमियम देंगे तो आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ जाएगी। दूसरा, जब आप डिफॉल्ट करते हैं तो ओवरऑल जो कॉन्फिडेंस है लोकल इन्वेस्टर का और इंटरनेशनल इन्वेस्टर का वो शेक हो जाता है। वो समझते हैं कि ये गवर्नमेंट इस काबिल नहीं है कि ये इकोनॉमी को मैनेज कर सके। और तीसरा बड़ा जो नुकसान है डिफॉल्ट होने का वो ये है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका आपसे कॉन्फिडेंस हट जाता है और आपकी इकोनॉमी जो है वो डीप रिसेशन में चली जाती है। और जब आपकी इकोनॉमी डीप रिसेशन में चली जाती है वहां से शान साहब, डोंट यू थिंक हम ऑलरेडी डीप रिसेशन में हैं? डोंट यू थिंक हम ऑलरेडी डीप रिसेशन में हैं? आप प्राइसेस देखें, इन्फ्लेशन देखें, अनएम्प्लॉयमेंट देखें, आप सारे इंडिकेटर्स देख लें, ट्रेड डेफिसिट, बजट डेफिसिट, हर किस्म का करंट अकाउंट डेफिसिट आसमान से बातें कर रहा है। हम ऑलरेडी खसारे में हैं, हम ऑलरेडी पेट पर पत्थर बांध चुके हैं, ऑलरेडी खाना पीना पेट्रोल डलवाना एक अजाब बन चुका है। सवाल मेरा आपसे यह है कि हम आम पाकिस्तानी के लिए तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, लेकिन इकोनॉमिक माहिरीन जो हैं, आप जैसे माहिर मुआशियात, वो अब भी कहते हैं 45 दिन उम्मीद लगाए बैठे हैं कि IMF फिर मुझे 2 रुपए दे देगा, फिर मैं 10-15 दिन, 20 दिन, 2 महीने चल जाऊंगा, फिर मैं IMF के पास जाऊंगा। हम दुनिया में, हम पाकिस्तानी बहुत सारी जमीनों पे कब्जा करते हैं, हम पाकिस्तानी बहुत सारे लोगों के पैसे खा के बैठ जाते हैं। हम इन लोगों के पैसे क्यों नहीं खा सकते? हम बोलते हैं हम डिफॉल्ट कर गए, हम पैसे आपको वापस नहीं दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये तो गवर्नमेंट का नैरेटिव है कि जब वो कहेंगे कि हम डिफॉल्ट कर गए, मेरे और आपके कहने से डिफॉल्ट नहीं होगा। रिसेशन की बात तो छोड़े, पाकिस्तान जनवरी से स्टैगफ्लेशन में होता है। आपको पता है स्टैगफ्लेशन क्या होता है? जब 1970s में स्टैगफ्लेशन आया था उस जमाने इन्फ्लेशन बहुत हाई था और ग्रोथ लो थी। तो पाकिस्तान टेक्निकली स्पीकिंग हम स्टैगफ्लेशन में है और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जो इन्फ्लेशन का है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज बिकम इररेलेवेंट क्योंकि उनके पास कोई मॉनेटरी टूल नहीं है, कोई मॉनेटरी लेवल नहीं है कि वो पाकिस्तान की इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। और अगर आपने सुना होगा, क्योंकि आप बहुत फॉलो कर रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को, डॉक्टर हफीज पाशा ने कहा था पिछले साल के पाकिस्तान के जो इन्फ्लेशन नंबर्स हैं वो 18% से भी ज्यादा होंगे। मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से ऑयल बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ी है, पाकिस्तान का इन्फ्लेशन नंबर जो है ऑन द ग्राउंड वो 30% से भी अबव है।
बहुत बहुत शुक्रिया शान सईद साहब, माहिर मुआशरत हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि इस वक्त इन्फ्लेशन 30% से भी अबव है, स्टैगफ्लेशन आ रहे हैं। यकीनन जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन भी आई थी, लेकिन आज जर्मनी कहाँ खड़ा हो गया अपने पैरों पर। हम अपने पैरों पर कभी खड़े हो पाएंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि स्टेट बैंक की भी जो तनकीद का निशाना बनाया शान सईद साहब ने, तो हम ये भी जानते हैं कि स्टेट बैंक को भी वर्दा IMF ने ऑलमोस्ट टेक ओवर कर लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।